अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं MGT 401 चैप्टर नंबर 11। ये फाइनल टर्म्स की प्रिपरेशंस के हवाले से हमारी डिस्कशन चल रही है जी। जब भी कोई एसेट परचेज़ किया जाता है ना, हम उसको रिकॉग्नाइज्ड इनिशियली जो है ना वो कॉस्ट पे करते हैं। जितने का वो एसेट परचेज़ किया गया उतनी वैल्यू के साथ हम एसेट की परचेज़ के टाइम जो हमने कॉस्ट पे किया उस वैल्यू के साथ उस एसेट को रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर कोई टेंजिबल एसेट्स होगा तो उसके इस्तेमाल की वजह से उसकी जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की जाएगी। अगर कोई इनटेंजिबल एसेट होगा तो उसकी अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड होगी। अब इसका मतलब है कि हम बैलेंस शीट के अंदर जो अपना एसेट है उसको कॉस्ट ऑफ एसेट में से हम माइनस करेंगे क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, तो जो अमाउंट आएगी वो हमारी कैरिंग अमाउंट होगी। हम कैरिंग अमाउंट के साथ एसेट को बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज़ दैट मैं आपको समझाने के लिए बताऊं, हम एक एसेट है उसकी जो कैरिंग अमाउंट है वो 5 लाख है। अब ये डिसाइड करना है कि जो हमने अपने एसेट की कैरिंग अमाउंट बैलेंस शीट में या फाइनेंशियल पोजीशन में शो करवाई है, क्या देखना है कि उतनी अमाउंट के साथ वो एसेट रिकवर भी हो सकता है। हम ये क्यों सोच रहे हैं कि भाई जो एसेट हमारा बैलेंस शीट में 5 लाख के साथ शो रहा है उसकी 5 लाख अमाउंट रिकवर हो सकती है। क्यों ये बात सोच रहे हैं, क्या रीज़न है? उसके पीछे एक ही रीज़न है कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स हैं उनको ये तो पता चले कि एग्जैक्ट उनके बिज़नेस के जो एसेट्स हैं उनकी पोजीशन क्या है। अगर सपोज़ दैट आपने एक एसेट है उसकी आपने वैल्यू जो शो करवाई है वो 5 लाख है, लेकिन उसकी जो रिकवरेबल अमाउंट है वो 5 लाख नहीं है, तो इसका मतलब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूज़र हैं उसको मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। तो अब जो पॉइंट यहाँ पे समझना है, अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट की जो वैल्यू 5 लाख शो हो रही है, एक्चुअल उसकी रिकवरेबल अमाउंट 5 लाख नहीं है, वो 4 लाख 50 है। तो रिकवरेबल अमाउंट कम है और जो आपके एसेट की कैरिंग अमाउंट है वो क्या है, ज़्यादा है। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट 5 लाख है और जो रिकवरेबल अमाउंट है वो 4,50,000। तो 50,000 का हमें इम्पेयरमेंट लॉस है और उसको रिकॉर्ड करना है हमने। उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? उसको हम एसेट की कैरिंग अमाउंट में से माइनस कर देंगे इम्पेयरमेंट लॉस को। तो इम्पेयरमेंट लॉस क्या हुआ कि भाई कैरिंग अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाए किससे, रिकवरेबल अमाउंट से, तो जितने के साथ कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा होगी उसे हम क्या नाम दे देते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस का। अच्छा, अब इम्पेयरमेंट लॉस के लिए जो हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो IS 36 है। IS 36 ये कहता है कि आप इम्पेयरमेंट लॉस को क्या हर साल के रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे देखेंगे? नहीं जी, हर साल के एंड पे, रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे हम इम्पेयरमेंट लॉस नहीं देखेंगे। तो कब हम इम्पेयरमेंट लॉस को रिकॉर्ड करेंगे, कब हम इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे? जब हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स शो होंगे तब हम इम्पेयरमेंट लॉस को चेक करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो एग्जिस्ट करता हुआ तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। अब हमें कैसे, कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि भाई इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट हमने टेस्ट की इम्पेयरमेंट करनी है? क्या इंडिकेटर्स हैं जो हमें कहते हैं कि हम इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे? कुछ इंटरनल इंडिकेटर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल इंडिकेटर्स हैं। इंटरनल इंडिकेटर्स क्या हैं? अगर सपोज़ दैट, अज्यूम दैट हम एक रेंट कार का बिज़नेस कर रहे हैं, तो हमारे पास जो एसेट है वो रेंट कार जो है वो हमारा एसेट है। वो कार जो है ना वो डैमेज होगी। जब कार डैमेज हो गई है तो हमें ये डाउट है कि भाई इस
कार वाले एसेट की जो वैल्यू कैरिंग अमाउंट हमने फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर शो की हुई है, अब उसकी रिकवरेबल अमाउंट इतनी नहीं हो सकती, तो हमें क्या करना चाहिए, इसका इम्पेयरमेंट टेस्ट करना चाहिए। सेकंड, क्या रीज़न हो सकती है, क्या इंडिकेटर हैं, अगर सपोज दैट हम रेंट कार का बिज़नेस कर रहे थे, हमने कहा कि इस बिज़नेस को हम क्लोज़ कर देते हैं, इस एसेट को हम किसी और मकसद के लिए यूज़ करेंगे, इसका मतलब आपने ये प्लान किया है कि अब इस बिज़नेस को डिसकंटिन्यू करके एक नया बिज़नेस इस एसेट से नया काम लेंगे, नए बिज़नेस के लिए या नई एक्टिविटी इससे हम करेंगे। तो उस सिचुएशन में भी हमने ये सोचना है कि अब इसके जो इनफ्लोज होंगे पहले जैसे तो नहीं रहे, तो इसलिए इनको हमने चेंज करने के बारे में सोचा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या जी, आप पहले एसेट को यूज़ करते थे, पहले हमारी जो कार थी उसको हम 5 आवर्स के लिए रेंट पे प्रोवाइड करते थे, अब हमने 15 आवर्स के लिए उसको यूज़ करना शुरू कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल। तो भाई अगर ज़्यादा टाइम के लिए एसेट यूज़ होना स्टार्ट हो गया है तो उसकी यूज़फुल लाइफ कम हो जाएगी। तो एसेट की जब यूज़फुल लाइफ कम हो जाएगी तो हमें ये इंडिकेटर पता चल रहा है कि अब हमें इसकी इम्पेयरमेंट टेस्ट करना चाहिए जी, इसकी रिकवरेबल अमाउंट हमें मालूम करनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी, आपके पास रिडक्शन इन रिमेनिंग यूज़फुल है, ये हो गया। फिर उसके बाद है एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस इज़ वर्स टू देन एक्सपेक्ट। हम सोच रहे थे कि भाई अगले टाइम, अगले महीने या अगले सालों में इससे इतना इन्फ्लोज होगा, उतना आ ही नहीं रहा, पहले वाले इन्फ्लोज नहीं रहे। पहले जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि इतना ये कैश जनरेट करके दे रही है कार हमें रेंट के थ्रू, वो उतने हमारे इन्फ्लोज ही नहीं रहे। तो ये भी इंडिकेटर, ये सारे इंटरनल इंडिकेटर्स थे। अब हमारे पास है जी एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। एक्सटर्नल इंडिकेटर्स में ये हो सकता है कि जी जो हमारे पास जो एसेट है उसकी मार्केट वैल्यू डाउन होगी, या नई टेक्नोलॉजी आ गई है भाई, अब नई गाड़ियाँ जो आई हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी हैं, हाइब्रिड गाड़ी हैं। हमारे पास पुरानी गाड़ी है, पुराना मॉडल है, अब उसकी जो कैरिंग अमाउंट है वो इतनी नहीं है, इतनी रिकवरेबल अमाउंट नहीं है जितने के साथ कैरिंग अमाउंट शो की गई है। फिर उसके बाद जो है ना, इंक्रीज़ इन इंटरेस्ट रेट और डिक्रीज़ इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। ये पहली जो स्टेज थी ना, ये इंडिकेटर जब हमें इन चीज़ों में से कोई एक चीज़ एग्जिस्ट करेगी तो हमें ये सोचने पे मजबूर करेगी कि भाई हम अपने एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्ट करें। अच्छा जी, इम्पेयरमेंट टेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए, रिकवरेबल अमाउंट। अब रिकवरेबल अमाउंट हम किसे कहते हैं जी, पहले स्टेज पे तो हमने इंडिकेटर देख लिए। रिकवरेबल अमाउंट में बेसिकली हमने क्या देखना है, हमने अपनी रिकवरेबल अमाउंट को कैसे एक्सेस करना है। रिकवरेबल अमाउंट किसे कहते हैं, रिकवरेबल अमाउंट इज़ द हायर ऑफ, वो ज़्यादा होनी चाहिए कौन सी दो वैल्यूज़ हैं, एक फेयर वैल्यू और दूसरी वैल्यू इन यूज़। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स और आपकी वैल्यू इन यूज़, इन दोनों में से जो वैल्यू ज़्यादा होगी उसको हम रिकवरेबल अमाउंट देंगे। फेयर वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू वो प्राइस जिस प्राइस से हमारा एसेट मार्केट में सेल हो सकता है। ये एक्चुअल हम कोई सेल तो कर नहीं रहे, हम जस्ट एक आइडिया लगा रहे हैं कि भाई ये एसेट हमारा सेल होगा तो मार्केट में कितने का सेल होगा, और कॉस्ट टू सेल, इस एसेट को सेल करते वक्त हमारी कितनी कॉस्ट आएगी, इस चीज़ को देखना है। सपोज़ हमने एसेट सेल करना है, उससे कोई एग्रीमेंट करने पड़ रहे हैं, उसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है, तो फेयर वैल्यू में से कॉस्ट टू सेल को क्या कर लेंगे, माइनस। और वैल्यू इन यूज़ का क्या मतलब है, आप जो एसेट सेल करने जा रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं एसेट सेल नहीं करूँगा बल्कि इसको यूज़ करके देखूँगा। आज आप एक एसेट है, आपको लगता है ये 5 साल हमारे बिज़नेस में यूज़ होना है, तो भाई अगले 5 सालों के जो इनफ्लोज आने हैं उनको आज की डेट में उनकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी। वो जो बैलेंस, सपोज दैट जो आपके पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल
वो वैल्यू है, सपोज दैट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स, वो 5 लाख है, और जो वैल्यू इन यूज़ जो है वो 4,50,000 है। तो इन दोनों में से हर वैल्यू कौन सी है? 5 लाख। तो आप रिकवरेबल अमाउंट क्या करोगे? 5 लाख ट्रीट कर लोगे। अच्छा जी, थर्ड स्टेज के अंदर अगर आपका इम्पेयरमेंट लॉस एग्जिस्ट करे, इम्पेयरमेंट लॉस क्या है जी? अगर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है किससे? रिकवरेबल अमाउंट से। सपोज दैट कैरिंग अमाउंट आपके पास एक एसेट बैलेंस शीट में 6 लाख के साथ शो हो रहा है, लेकिन जो हमारी रिकवरेबल अमाउंट आई है वो 5 लाख है, तो भाई 1 लाख इम्पेयरमेंट लॉस है ना। तो अब इस इम्पेयरमेंट लॉस की IAS 36 कहता है कि उसी टाइम उसकी काउंटिंग एंट्रीज करो। अकाउंटिंग एंट्रीज आप क्या करोगे कि भाई लॉस है ना, तो लॉस को रिकॉर्ड करो, इम्पेयरमेंट लॉस है तो इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट को डेबिट कर दो और क्रेडिट कर दो आप एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस को। ये कॉन्ट्रा टू एसेट है। जैसे आपने एंट्री पढ़ी थी ना, डेप्रीसिएशन टू क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट, तो भाई क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा था? क्योंकि कॉन्ट्रा एसेट था। जैसे सेल्स का सेल्स रिटर्न कॉन्ट्रा अकाउंट होता है, परचेज का परचेज रिटर्न कॉन्ट्रा अकाउंट है, इसी तरह एसेट का कॉन्ट्रा अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट है और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस है। भाई इस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस को हम एसेट के बैलेंस में से ही आउट करेंगे। तो काउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? इम्पेयरमेंट लॉस अगर एग्जिस्ट करेगा, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये क्यों क्रेडिट किया? ये कॉन्ट्रा एसेट है, एसेट अकाउंट डेबिट होता है और कॉन्ट्रा एसेट उसका रिवर्स होगा, तो ये एसेट में से आउट हो जाएगा। तो इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट का कहाँ पे बैलेंस क्लोज होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस का ट्रीटमेंट कहाँ पे होना है? ये आपकी बैलेंस शीट में एसेट की कैरिंग अमाउंट में से ये माइनस हो जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस के नाम से। ठीक है। अब किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन इस चैप्टर के हवाले से हो तो मुझे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा फाइनल टर्म्स की प्रिपरेशन के हवाले से किसी बच्चे को क्लासेस चाहिए तो जूम पे या मीट पे क्लासेस ले सकते हैं जी। क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं इंशाल्लाह। बाकी फ़िन के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स के भी जितने सब्जेक्ट्स हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हैं जी। चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।